नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। किशनगंज जिले से सटे पश्चिम बंगाल के गोवालपोखर थाना क्षेत्र के मातापाड़ा गांव में भीड़ ने किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या कर दी। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार के सर पर गंभीर चोट लगने से उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने बंगाल की पातापाड़ा गांव गए थे, जहां भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। तो वहीं थाना अध्यक्ष को मौके पर पाकर उसकी पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने थाना अध्यक्ष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बंगाल के इस्लामपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। हालांकि मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नहीं, उसकी हम लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हम लोग जांच कर ही रहे हैं। और उनके परिजन जो मांग कर रहे हैं वो हमारे भी परिजन थे। जो अफसर इंचार्ज मरा है वो हमारा सदस्य था। जो मैक्सिमम हो सकता है हम लोग करेंगे। सर, ये पहली दफा नहीं है जब सर किशनगंज पुलिस के साथ हमला हुआ। इस सब में भी सर अपराधी को पकड़ने जाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। सर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या जो कार्रवाई हम लोग करेंगे कि इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति उसके बाद बंगाल पुलिस के द्वारा सर मदद नहीं मिल रही, इसको सर क्या कहेंगे? अभी तो वहाँ के एसपी से हमारी बात हुई। बहुत ही बड़ी घटना है ये, और बिहार पुलिस के सर पे बहुत बड़ा कलंक है, काला धब्बा है। जिस तरह के हालात में अश्विनी कुमार जी की हत्या हुई है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि जब वो पूरे फोर्स के साथ गए थे, उनके साथ एक ऑफिसर और थे, और एक आदमी को अकेले छोड़कर सभी लोग वहां से हट जाएं और उसकी निर्मम हत्या पीट कर दिया जाए, तो इससे बड़ा जो है बात कुछ भी नहीं हो सकता है। साथ में उनको कुछ नहीं, और एक सिंगल ऑफिसर मतलब वहां पर शहीद हो गए, मतलब मॉब लिंचिंग हो गया उनके साथ। घटना दुखद है, इसलिए थोड़ी मतलब उनको नाराजगी है यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर। आईजी साहब ने क्या आश्वासन दिए हैं, तो आश्वासन तो हर कोई, अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो हर किसी को यही आश्वासन मिलता है, जैसा हम लोग देख रहे हैं। तो नाराजगी आपकी क्यों है? मतलब क्या डिमांड है? मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि यहाँ इसकी सही हर बिंदु पर जांच होनी चाहिए। साथ में जो पुलिस पदाधिकारी या फोर्स थे उसके ऊपर भी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि कहीं इतनी किसानता तो नहीं है, और साथ साथ वहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी शंका होनी चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि उस केस को किशनगंज थाने में दर्ज कर यहाँ उसका केस चलना चाहिए। उनके संज्ञान में सारी बातें हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने डीजीपी से भी बात किया, होम सेक्रेटरी से भी बात की है, और जो भी मुआवजा और उनको जो भी मदद मिलना है वो सरकार तुरंत घोषणा करेगी और उनके परिवार को सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने डीजी से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बंगाल से बचने नहीं दिया जाए और उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का काम करें। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़े हुए हैं। शशांक जी, बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना ये सामने आई है। बिहार के थानेदार की पश्चिम बंगाल में भीड़ ने मार कर पीट कर उनको मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या बताया जा रहा है कि ये प्री प्लान, क्या ये पूरी घटना थी? देखिए आस्था, कुछ देर पहले बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी जो है मुख्यालय, उन्होंने एक बताया है, इसकी पूरी ब्रीफिंग की है, और उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से जो पुलिस थी, जो अश्विनी कुमार थे, थानेदार थे एसएचओ, वो एक मोटरसाइकिल चोर को चेज कर रहे थे, और उनको सूचना थी कि वो मोटरसाइकिल चोर वेस्ट बंगाल में। देखिए, एक कहने में वेस्ट बंगाल और बिहार अलग अलग लग रहा है, लेकिन जहां पर घटना हुई है किशनगंज से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में पुलिस को यह अंदाजा बहुत नहीं लग पाता है कि, या लग भी जाता है तो चूंकि अपराधी जो बॉर्डर के अपराधी होते हैं वो काफी शातिर होते हैं और दोनों तरफ अपने नेक्सस बना के रखते हैं। तो जब अश्विनी कुमार उसको चेज कर रहे थे या उसको जांच करने के लिए उस इलाके में गए हैं, तो उनको पता था कि अगर पुलिस यहाँ पे आई तो फिर वो पकड़े जाएंगे। तो उन लोगों ने एक अलग तरह की अफवाह उड़ाई, जैसे कि सूचना आ रही है, और गलत तरह की कई सूचनाएं हुई। हालांकि कई तरह की सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन उन लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड किया और पुलिस पर हमला करवा दिया। तो जो पुलिस की पूरी टीम थी वो किसी तरह बच बचा के निकल आई, लेकिन एसएचओ चूंकि
उसको लीड कर रहे थे, तो एसएचओ ने सोचा कि मामले को टैकल कर लिया जाए इलाके में, और वो लोगों से समझा रहे थे, बुझा रहे थे और तमाम बातें बता रहे थे, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अब लोगों ने क्या समझा, क्या लोगों ने उसको चोर समझा, क्योंकि पुलिस की वर्दी में बाकी लोग थे, तमाम लोग थे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को उकसाया गया है। अब क्या कह के उकसाया गया है वहां के जांच में पाया जाएगा, लेकिन उनके 100 को बिहार पुलिस ने ले लिया है। उनका इस्लामपुर जो वेस्ट बंगाल का एक सब डिविजनल हॉस्पिटल में उनका जो पोस्टमार्टम कराया गया, उसके बाद उनके 100 को बिहार पुलिस हैंड लेगी। जो पूर्णिया रेंज के आईजी हैं सुरेश प्रसाद, उन्होंने कहा कि मामले की पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वो जितने पुलिसकर्मी उनके साथ थे सबका बयान लिया जाएगा। हालांकि प्राइमा फेसी जो बयान लिया गया है, उस बयान में पुलिसकर्मियों ने यही बताया है कि ये हम लोग रेड करने गए थे और मोटरसाइकिल की चोरी की घटना हुई थी, और चूंकि एकदम सीमावर्ती इलाका है, और देखिए जो सीमावर्ती इलाके होते हैं उधर जो गलत काम होते हैं वहां पे नेक्सस बहुत मजबूत होता है अपराधियों का इस तरह का। तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस मजबूत था और पुलिस की दबाव की वजह से हो सकता है कि पहले से भी कुछ प्लानिंग रही हो, लेकिन अभी जांच के क्रम में यही आया है कि वो रिकवरी में गए थे और कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग यानी लोगों ने उकसा दिया पुलिस के खिलाफ। अब वो पुलिस समझ के उकसा दिया या अपराधी कह के उकसा दिया, ये जांच का विषय है। जी शशांक जी, जिस तरीके से ये पूरी मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, दल बल के साथ थानेदार पहुंचे थे वहां पर चोर को पकड़ने के लिए, एक बड़ा सवाल इस दौरान ये खड़ा होता है कि मॉब लिंचिंग के दौरान बाकी जो पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा क्या कुछ पहल की गई, उनके द्वारा क्या उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई मॉब लिंचिंग में? देखिए आस्था, दो सवाल खड़े होते हैं। जो मुख्यालय एडीजी हैं उनका जो बयान है उनके अनुसार कि जब वो पुलिस वहां पे फंसी, चूंकि दूसरा राज्य हो गया था तो पुलिस फंसी, तो पुलिस वहां आमतौर पे दूसरे राज्यों में जब जाती है तो लोकल पुलिस को कहीं ना कहीं विश्वास में लेना होता है, उसके साथ जाना होता है। लेकिन चूंकि बहुत क्लोज डिस्ट्रिक्ट है, एकदम बॉर्डर है, 12 किलोमीटर किशनगंज से है, तो ऐसे में पुलिस आमतौर पर सीमावर्ती इलाकों में कार्रवाई करती है। लेकिन जब पुलिस वेस्ट बंगाल के अंदर थी तो जो एसएचओ थे अश्विनी कुमार, उनको लगा कि यहाँ मामले को निपटाकर अपनी फोर्स को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि दूसरे राज्य में किसी प्रकार का बल प्रयोग करना दूसरा और विषय बढ़ सकता था। तो थानेदार ने तमाम पुलिसकर्मियों को वापस कर दिया और खुद वापस होने के क्रम में भीड़ के चक्कर में फंस गए। ये पुलिस मुख्यालय का बयान है। हालांकि देखिए दो बातें हैं, अगर पुलिस वहां पर बल प्रयोग करती, चूंकि जब एसएचओ घिर गए थे और पुलिस के पास आर्म थे, तो जो इलाका बताया जा रहा है वो काफी कहा जाए कि अपराधी का गढ़ है, अपराधियों का गढ़ है वो वहां पे। तो कहीं ना कहीं वहां पर तमाम तरह के जो अवैध काम होते हैं तो अपराधियों के पास भी आम हो सकते थे। तो अगर पुलिस वहां पे आर्म्स का प्रयोग करती और कोई नागरिक मारा जाता तो दूसरे राज्य की पुलिस अगर वहां गोली चलाती है तो एक बड़ा मसला बन सकता था। और पुलिस आमतौर पर इन चीजों को अवॉइड करती है, और यही कारण है कि जो पुलिस ने कोई बल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर वो चाहते, उनके पास आर्म्स थे, पूरी टीम थी, तो वहां पर अगर वो गोलियां चलाते और वो निकल सकते थे। लेकिन जो नियम कहता है, जो प्रोटोकॉल कहता है दूसरे राज्यों में जाकर कार्रवाई करने का, तो लोकल पुलिस को कहीं ना कहीं विश्वास में लेना होता है और साथ में यहाँ पर हाई अथॉरिटी की परमिशन होती है। लेकिन आमतौर पर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, बॉर्डर के एरिया में इस तरह के फॉलो नहीं होते हैं, और लोग अगर इतना फॉलो करने लगे तो अपराधी कभी पकड़ में नहीं आएंगे। तो व्यवहारिक बात है और जो प्रैक्टिकल बात है उसमें यही यहाँ पर अंतर आया है, और यही वजह है कि शायद यही वजह रही है कि जो उनके साथ पुलिस फोर्स थी उसने बल का प्रयोग नहीं किया और एसएचओ की भेंट चढ़ गई। जी शशांक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इसी खबर की तमाम और जानकारी के लिए अब्दुल करीम जी भी जुड़े हुए हैं। अब्दुल, जिस तरीके से ये पूरी घटना बताई जा रही है, मॉब लिंचिंग की घटना बताई जा रही है कि बिहार से थानेदार जब चोर को पकड़ने पश्चिम बंगाल पहुंचे तो वहां पर ये पूरी घटना हुई है। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, गिरफ्तारी की बात की जाए, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? जी देखिए, इस घटना के बाद फौरन ही जो है पूर्णिया रेंज के आईजी किशनगंज पहुंचे और उसके बाद बंगाल पहुंच करके पोस्टमार्टम रूम में इस्लामपुर पहुंचे। वहां और एसपी दोनों ही घटनास्थल पर कैंप किए हुए थे। इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बंगाल पुलिस ने 3 लोगों को, मुख्य आरोपी जो है उसके साथ साथ दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी फिरोज आलम को गिरफ्तार करके पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि और भी छापेमारी की जा रही है। इसमें जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल पुलिस की मदद से इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जी अब्दुल, पूरी ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जो थानेदार वहां पहुंचे थे, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दखलंदाजी करने पहुंचे थे, जिसके बाद ये मॉब लिंचिंग की घटना हुई, कहां तक ये अफवाह सही बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल अफवाह ही है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अचानक कल देर रात एक व्यक्ति है जो अपने नए बाइक से वो घर की तरफ लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने रास्ते में रोक करके उनका बाइक जो है वो लूट लिया और लूट लेने के बाद वहां से फरार हो गए। तो जिसकी बाइक चोरी हुई थी, लूटी गई थी, उसने डायरेक्ट थाना प्रभारी को फोन किया और थाना प्रभारी दल बल के साथ यहाँ सर्किल इंस्पेक्टर को अपने साथ में लेकर के 2 गाड़ी से छापेमारी करने पहुंचे, क्योंकि जिसका बाइक चोरी हुआ था, लूटी गई थी, वो व्यक्ति उस चोर को पहचानता था, उस लुटेरे को पहचानता था। तो उसने बताया कि हाँ इस जगह पे ये बाइक है। इसी भरोसे पर किशनगंज पुलिस जो है दल बल के साथ वहां पहुंची। हाँ, ये अलग बात है कि इन लोगों ने बंगाल पुलिस को फोन किया, बंगाल पुलिस ये कही कि हम पहुंच रहे हैं, आप वहां घटनास्थल पर पहुंचे, तभी ये लोग वहां पहुंच गए और बंगाल पुलिस को साथ नहीं ले गए, जिस कारण से ये घटना घटी। वहां पे क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है, तो टीएमसी का वहां पे मीटिंग चल रहा था। इसी बीच में वहां पर मॉब तैयार हुआ और मॉब तैयार होते ही इन लोगों को घेर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी। एक एसएचओ को जो थाना प्रभारी हैं उनको छोड़ करके बाकी पुलिस वहां से भाग गए। जो परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर किस कारण से इनको अकेला छोड़ करके बाकी पुलिसकर्मी क्यों चले गए। वहां वो फायरिंग कर सकते थे, आसमानी हवाई फायरिंग कर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और उनको घटना स्थल पर छोड़ करके सभी पुलिसकर्मी वहां से निकल गए, अपनी जान बचाए और इनको छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मॉब लिंचिंग हुई और इनको पीट कर इनकी हत्या कर दी गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल करीम, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। शशांक जी, आपके पास फिर से वापस आना चाहेंगे। जिस तरीके से अब्दुल के द्वारा कहा गया है कि ये जो घटना हुई है, जब पुलिस वाले पकड़ने के लिए चोर को गए थे, बंगाल पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। देखिए, आमतौर पे आस्था ऐसा होता है कि जब नेबरिंग बहुत क्लोज इलाका होता है तो आमतौर एक दूसरे राज्यों की पुलिस एक दूसरे राज्य के कुछ इलाके तक जाकर कार्रवाइयां करती हैं और आमतौर पे चूंकि इसका एक प्रोसीजर होता है इन्फॉर्मेशन देने का और प्रोसीजर भी अधिकारी के लेवल पे होता है, तो अगर उतना समय लगाएंगे तो शायद वो अपराधी वहां से निकल जाएंगे। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन चूंकि बंगाल में चुनाव है तो वहां की पुलिस ने ऐसा किया है। जो एसएचओ थे अश्विनी कुमार किशनगंज के, क्या उन्होंने नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है वहां की पुलिस को इन्फॉर्म किया था। और अगर शशांक जी, तो एक क्या बड़ी वजह इसको भी माना जा सकता है कि बंगाल पुलिस को जानकारी इस पूरे मामले की नहीं थी? अपराधी निकल रहा है, उसको चेज करते हुए कोई दूसरे राज्य की सीमा में चला जाता है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन जो नियम कहते हैं और जो तरीका है काम करने का वो यही है कि अगर आपको कोई दूसरे राज्य में किसी घटना की या किसी अपराधी की छुपे होने की सूचना मिलती है या आपके पास उस राज्य के अपराधी का वारंट भी है, तो आप वहां पर जाकर उस जिले के या संबंधित थाना के एसएचओ से के साथ लेते हैं और वहां की पुलिस बल आपके साथ बल के रूप में रहती है। यानी आप जो है अगर आप अगर बिहार की पुलिस बंगाल गई है तो वहां पर जो आर्म्ड पावर है यानी जो हथियारों की ताकत है वो वहां की वेस्ट बंगाल पुलिस के पास ही होगी, जो सीआरपीसी में उनको अधिकार दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आमतौर पे इस तरह की कार्रवाइयों में लोकल पुलिस को इंगेज किया जाता है, लेकिन शायद इस केस में लोकल पुलिस इंगेज नहीं थी। अगर लोकल पुलिस इंगेज होती तो लोकल पुलिस का अपना वहां पर एक दबदबा होता है, वहां पर उनको लोग जानते हैं और उसका प्रभाव होता है। इसलिए लोकल पुलिस पर हमला करने के पहले 100 बार नहीं 1000 बार लोग सोचते हैं। लेकिन एक दूसरी जो अफवाह आ रही है कि जो उस इलाके में बंगाल में चुनाव था और वहां पर यह हवा फैला दी गई कि ये तमाम लोग जो आए हैं वो बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने आए हैं और चूंकि वहां टीएमसी की एक बैठक चल रही थी तो वो लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और उन लोगों को अभी हर चीज में शंका नजर आती है तो वो एक भीड़ के रूप में एकत्रित हो गई। लेकिन इन तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन जो बात यह है, मुख्य बात यह है कि जो भीड़ की मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी थे वहां पर वो उस वक्त कहाँ थे और उनके क्या बयान होते हैं या कौन सी परिस्थितियां रही हैं, इन तमाम चीजों की जांच की जरूरत जरूर है, जो उनके परिजन मांग भी कर रहे हैं।
लेकिन जो एक बात बताई जा रही है कि पुलिस ने वहां पर बल का प्रयोग क्यों नहीं किया या उतने पुलिस बल के रहते हुए मॉब लिंचिंग कैसे हो गई, तो आमतौर पे जो पुलिस मुख्यालय का कहना है कि एसएचओ वहां से किसी तरह निकलने के जुगाड़ में थे और अपने जो बल है जो कि आर्म फोर्स था, अगर वहां पर उसको रोकते तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। बिल्कुल शशांक जी, एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस बल की मौजूदगी में ये मॉब लिंचिंग की घटना किस प्रकार हो गई है, और जब बिहार से पुलिसकर्मी पहुंचे चोर को पकड़ने के लिए तो बंगाल पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई, एक बड़ा सवाल ये बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार से पश्चिम बंगाल पहुंचे थानेदार की मॉब लिंचिंग के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है। चोर को पकड़ने के लिए बिहार से पुलिस दल बल के साथ थानेदार पहुंचे थे चोर को पकड़ने। इस दौरान एक बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ कि बंगाल पुलिस को जानकारी इस पूरे मामले की क्यों